हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ओके, तो ये जो क्लास है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है इसमें डिस्कशन होता है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का जो है उल्लेख है। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी का जो आनंद मठ था वो किस विद्रोह के बारे में जो है उसमें उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है सन्यासी विद्रोह के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो आनंद मठ लिखा गया था, उस आनंद मठ में जो है सन्यासी विद्रोह के बारे में जो है दोस्तों जिक्र किया गया है। ठीक है, अब है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी। ठीक है, अफगानिस्तान के प्रति जो है दोस्तों किस वायसराय ने आक्रामक नीति अपनाई थी। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा लॉर्ड लिटन। यानी कि लॉर्ड लिटन जो है अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाई थी। ठीक है, लॉर्ड लिटन जो है वो अफगानिस्तान के प्रति जो है आक्रामक नीति अपनाई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब है 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था। 1878 का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था वो किसके द्वारा जो है रद्द किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था ये लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है ये रद्द कर दिया गया था। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है दोस्तों लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है इसे रद्द कर दिया गया था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया किसने था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया जो था वो लॉर्ड लिटन था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया कौन था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो लॉर्ड लिटन लाया था। रद्द किसने किया। तो रद्द किया लॉर्ड रिपन ने। अब है, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त जो है वो किसके साथ किया गया था। जमींदारों के साथ, ग्रामीण समुदायों के साथ, मुकदमों के साथ, किसानों के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा जमींदारों के साथ। यानी कि अस्थाई बंदोबस्त जो है वो जमींदारों के साथ किया गया था। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त जो है जमींदारों के साथ किया गया था। ठीक है, तो 1793 ईस्वी में कार्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली का जो है प्रारंभ किया था। इसे इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं बिस्वेबदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। यह व्यवस्था जो है दोस्तों बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं उत्तरी कर्नाटक में लागू थी। ठीक है, और इस अस्थाई बंदोबस्त में होता क्या था। तो इस बंदोबस्त के अनुसार, इस व्यवस्था के अनुसार जो है जमींदारों को जो है दोस्तों 10/11 भाग का जो है भूमि का लगान ये कंपनी को देना होता था और 1/11 भाग जो है वो अपने पास रखता था। ठीक है, तो अस्थाई बंदोबस्त के बारे में एक छोटा सा डिटेल डिस्कशन हो गया। बाकी अस्थाई बंदोबस्त जो है ये जमींदारों के साथ जुड़ा हुआ था। अस्थाई बंदोबस्त को ही जो है दोस्तों इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं बिसेवदारी ईटीसी ये सभी नाम से जाना जाता था। अब है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था। बिहार में जो है परमानेंट सेटलमेंट लागू हुई थी। वो परमानेंट सेटलमेंट लागू होने का जो है कारण क्या था। तो इसका कारण जो था दोस्तों वो हो जाएगा भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। ठीक है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण जो है वो हो जाएगा भू राजस्व का राजस्व निर्माण करना। ठीक है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण जो है वो हो जाएगा भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है, रैयत बारी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी।
ठीक है, रैयतबारी व्यवस्था जो है वो सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मद्रास। यानी कि रैयतबारी व्यवस्था जो है सबसे पहले मद्रास में लागू की गई थी। रैयतबारी व्यवस्था जो है सबसे पहले मद्रास में लागू की गई थी। ठीक है, रैयतबारी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी में अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1792 में तमिलनाडु के बारामहल क्षेत्र में लागू किया गया। इसके बाद यह व्यवस्था बम्बई प्रेसिडेंसी में भी लागू हुई। टॉमस मुनरो का संबंध जो है रैयतबारी व्यवस्था से है। ठीक है, तो रैयतबारी व्यवस्था जो है सबसे पहले मद्रास में लागू की गई थी और टॉमस मुनरो जो हैं रैयतबारी व्यवस्था से जो है संबंधित थे। अब है बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो कब दिया गया था? 1885 में। ठीक है, तो 1885 ईस्वी में जो है बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा जो है दिया गया था। अब है सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो है किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। यानी कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो है ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो है ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है किया गया था। अब है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना जो है किसने की थी? तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना जो है शिशिर कुमार घोष ने की थी। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका की घोषणा जो है शिशिर कुमार घोष ने की थी। अब है वो कौन सा अखबार था जिसका मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? ठीक है, वो कौन सा अखबार था जो मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का जो है प्रचारक था? तो इसका आंसर हो जाएगा लीडर। इसका आंसर हो जाएगा लीडर समाचार पत्र। ठीक है, लीडर नाम का जो है दोस्तों एक अखबार आता था, वो जो है मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का जो है प्रचारक था। ठीक है, लीडर नाम का जो है एक अखबार आता था, वो जो है मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का जो है प्रचारक था। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो है हम लोग आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता जो हैं कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। यानी कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता जो हैं वो राजा राम मोहन राय थे। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता जो हैं वो राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, राजा राम मोहन राय को जो है भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष और युग दूत, ये सब नाम से जो है राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता के अलावा जो है राजा राम मोहन राय को जो है दोस्तों जाना जाता था भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष और युग दूत, ये सभी नाम से जो है राजा राम मोहन राय को जाना जाता था। एक बार और देखिए, राजा राम मोहन राय को जो है दोस्तों भारत पुनर्जागरण के पिता के नाम से जाना जाता था, भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर के नाम से जाना जाता था, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु के नाम से जाना जाता था, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक से नाम से जाना जाता था, आधुनिक भारत के पिता के नाम से जाना जाता था, प्रथम आधुनिक पुरुष के नाम से जाना जाता था और युगदूत कहा जाता था। ठीक है, तो ये सभी के सभी जो हैं वो नाम हैं जिससे कि राजा राम मोहन राय को जाना जाता था। एक बार और रिपीट कर देते हैं। ठीक है, कौन कौन नाम से जो है राजा राम मोहन राय को जाना जाता था ताकि आप लोगों को याद हो जाए। पहला है भारतीय पुनर्जागरण का पिता,
पहला है भारतीय पुनर्जागरण का पिता, फिर है भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, ठीक है, फिर है भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष, प्रथम आधुनिक पुरुष और युगदूत, ये सभी नाम से जो है राजा राम मोहन राय को जाना जाता था। अब है निम्नलिखित में से कौन जो है आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो सीधा सीधी जानिए, आत्मीय सभा के संस्थापक जो थे वो राजा राम मोहन राय थे। आत्मीय सभा के संस्थापक जो हैं वो राजा राम मोहन राय थे, ठीक है। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए जो है 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से जो है आत्मीय सभा की स्थापना की थी, ठीक है। तो आत्मीय सभा का स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, ठीक है। क्यों किया गया था? तो हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए। और आत्मीय सभा का संस्थापक जो मतलब कब जो है इसे स्थापित किया गया था आत्मीय सभा को? तो 1815 ईस्वी में, ठीक है। इसमें जो है उन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना की और सप्रमाण यह विचार व्यक्त किया कि हिंदुओं के सभी प्राचीन मौलिक धर्म ग्रंथों ने एक ब्रह्म का उपदेश दिया है। इसके समर्थन में उन्होंने वेदों और 5 मुख्य उपनिषदों का बंगला भाषा में अनुवाद किया, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिए, आत्मीय सभा के संस्थापक जो हैं राजा राम मोहन राय थे। आत्मीय सभा के संस्थापक जो हैं राजा राम मोहन राय थे और आत्मीय सभा की स्थापना जो है 1815 में किया गया था। आत्मीय सभा का स्थापना जो है 1815 में किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा, ठीक है। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए, ठीक है। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए जो है 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा का स्थापना किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा, ठीक है। ब्रह्म समाज का स्थापना जो है कब किया गया था? ठीक है, ब्रह्म समाज का स्थापना जो कि राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, तो वही पूछ रहा है कि ब्रह्म समाज का स्थापना जो है कब किया गया था? तो ब्रह्म समाज का स्थापना जो है 1828 में किया गया था। ब्रह्म समाज का स्थापना जो है 1828 में किया गया था। और ब्रह्म समाज का स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो ब्रह्म समाज का स्थापना जो है दोस्तों राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ब्रह्म समाज का स्थापना जो है दोस्तों राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है किया गया था। अब है सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? ठीक है, अब है सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो सती को गैर कानूनी जो है विलियम बेंटिक ने घोषित किया। सती को गैर कानूनी जो है विलियम बेंटिक ने घोषित किया। सती को गैर कानूनी जो है विलियम बेंटिक ने घोषित किया। ओके, अब है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक जो हैं आत्माराम पांडुरंग थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक जो हैं आत्माराम पांडुरंग थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक जो हैं आत्माराम पांडुरंग थे। अब है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो है नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ठीक है, 19वीं शताब्दी में जो है दोस्तों नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि जो थे वो स्वामी विवेकानंद थे। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? ठीक है, इनमें से किसने 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद।
ठीक है, स्वामी विवेकानंद जो हैं दोस्तों 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिए थे। ठीक है, 1893 ईस्वी में जो है शिकागो में आयोजित धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद भाग लिए थे। अब है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की थी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है दोस्तों 1897 में किए थे। ठीक है, अब है दयानंद सरस्वती जो है कौन से समाज स्थापित किए थे? दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है कौन सा समाज स्थापित किया गया था? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है आर्य समाज स्थापित किया गया था। ठीक है, दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है आर्य समाज स्थापित किया गया था। ठीक है, और आर्य समाज का स्थापना जो है 1875 ईस्वी में हुआ था। आर्य समाज का स्थापना जो है 1875 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम जो है वो मूल शंकर था। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम जो है वो मूल शंकर था। ठीक है, अब है किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? ठीक है, अब पूछ रहा है 1873 ईस्वी में जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ठीक है, 1873 में जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है किसने की थी? तो 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। ठीक है, 1873 में जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। अब है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है किसने की थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है मैडम HP ब्लावेटस्की के द्वारा किया गया था। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है मैडम HP ब्लावेटस्की के द्वारा किया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? गौर करिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो है पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है वो श्रीमती एनी बेसेंट थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है वो श्रीमती एनी बेसेंट थी। और अगर पूछता प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछता तो इसका आंसर जो है सरोजिनी नायडू हो जाता। अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछता, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता सरोजिनी नायडू। यहाँ पे पूछ रहा है डायरेक्ट प्रथम महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो प्रथम महिला अध्यक्ष जो है वो एनी बेसेंट हो जाएगी। ठीक है, और एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली थी? तो एनी बेसेंट जो है आयरलैंड की रहने वाली थी। ठीक है, अब आते हैं आगे। हाँ, तो 1925 में जो है कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वां अधिवेशन में जो है सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तथा दूसरी महिला अध्यक्ष बनी। ठीक है, 1925 में जो है कानपुर में अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 40वां अधिवेशन। उसी में जो है सरोजिनी नायडू जो है कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी और कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष। ठीक है, अब है दोस्तों भारत में नारी आंदोलन किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? भारत में नारी आंदोलन जो है किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। यानी कि भारत में नारी आंदोलन जो है ज्योतिबा फूले के प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। भारत में नारी आंदोलन जो है ज्योतिबा फूले के प्रेरणा से जो है प्रारंभ हुआ। भारत में नारी आंदोलन जो है ज्योतिबा फूले के प्रेरणा से जो है प्रारंभ हुआ। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट एक स्वरूप था जो 1919 में क्या था? तो ये जो है किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था।
ठीक है दोस्तों, नाई धोबी बंद जो है एक सामाजिक बाइकाट था जो कि किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ठीक है, नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकाट जो है किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। अब है पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये जो है 1900 ईस्वी में पारित किया गया था। ठीक है, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम जो है 1900 ईस्वी में पारित किया गया था। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था लगान का नगद में परिवर्तन। ठीक है, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था लगान का जो है नगद में परिवर्तन। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था लगान का नगद में परिवर्तन। अब है स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? कौन से आंदोलन से था? स्वामी सहजानंद का संबंध जो है कौन से आंदोलन से था? तो स्वामी सहजानंद का संबंध जो है बिहार के किसान आंदोलन से था। स्वामी सहजानंद का संबंध जो है बिहार के किसान आंदोलन से था। स्वामी सहजानंद का संबंध जो है बिहार के किसान आंदोलन से था। अब है स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो जान ही रहे हैं हम लोग कि स्वामी सहजानंद जो हैं बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित हैं। स्वामी सहजानंद जो हैं बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित हैं। ठीक है, तो अब है इनमें 4 नाम दिया गया है और पूछ रहा है बिहार में किसान आंदोलन के साथ कौन जुड़े थे? ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है CR दास, ऑप्शन सी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी है भगत सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, बिहार में किसान आंदोलन के साथ जो है राजेंद्र प्रसाद जुड़े थे। बिहार में किसान आंदोलन से जो है राजेंद्र प्रसाद जुड़े थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जो है बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे। वे सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री भी थे। ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान लागू होने के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद का घर जो है दोस्तों बिहार राज्य में है और बिहार राज्य के सिवान जिले में एक गांव है जेरादई करके, उसी गांव में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो है जन्म स्थान था। अब है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो है किससे संबंधित है? सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो है किससे संबंधित है? तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो है वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो है वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो है वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसने समाप्त किया? ठीक है, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली यानी कि डायरकी जो थी, डुअल गवर्नमेंट जो थी, किसने समाप्त किया? बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली जो है किसने समाप्त किया? तो बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली जो है वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली जो है वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया। ठीक है दोस्तों, बंगाल में जो है दोस्तों डुअल गवर्नमेंट यानी कि द्वैध शासन प्रणाली जो है लागू था, वो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो है समाप्त किया गया था। ठीक है, तो अब आगे आते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार जो है कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा पेशवा बाजीराव टू। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो पहला मराठा सरदार था वो हो जाएगा दोस्तों पेशवा बाजीराव टू। पेशवा बाजीराव टू जो था वो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। ठीक है, अब है भारत में प्रथम जनगणना जो है किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? भारत में प्रथम जनगणना जो है दोस्तों किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो भारत में प्रथम जनगणना जो है दोस्तों 1872 में प्रारंभ की गई थी। ठीक है दोस्तों,
ठीक है दोस्तों, तो भारत में प्रथम जनगणना जो है लॉर्ड मेयो के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था 1872 ईस्वी में। ठीक है, भारत में प्रथम जनगणना जो है लॉर्ड मेयो के द्वारा 1872 में जो है प्रारंभ किया था। अब है महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया था। अब है महारानी विक्टोरिया को जो है भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1877 में। ठीक है, महारानी विक्टोरिया को जो है भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था 1877 में। ठीक है दोस्तों, महारानी विक्टोरिया को जो है भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था 1877 में। महारानी विक्टोरिया को जो है भारत की सामग्री नियुक्त किया था दोस्तों 1877 में। ओके, अब है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना जो है फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी ने किए थे। ठीक है दोस्तों, तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना जो है वो फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा किया गया था। और ये जो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन था इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, ये जो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन था इसका उद्देश्य था राजनीतिक विचारों का जो है प्रचार प्रसार करना। अब है भारत संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। भारत संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। भारत संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, भारत संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक जो हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। भारत संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक जो हैं वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो वही बात है, क्वेश्चन बदल के पूछ रहा है। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। इंडियन एसोसिएशन यानी कि भारत संघ का स्थापना जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। अब है राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व जो है सबसे प्रमुख संस्था का नाम क्या था। ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था का नाम क्या था। तो इसका नाम था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व जो है सबसे प्रमुख संस्था जो थी उसका नाम था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ओके फ्रेंड्स, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व जो है सबसे प्रमुख संस्था जो थी उसका नाम था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ये नाम जो है दोस्तों याद रखना है। अब है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष जो है भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को जो है किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से जो है हटाया गया था। तो 1874 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को जो है 1874 ईस्वी में जो है भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को जो है 1874 ईस्वी में भारतीय सिविल सर्विस से जो है हटाया गया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को जो है 1874 ईस्वी में भारतीय सिविल सर्विस से जो है हटाया गया था। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हैं वो द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा में उत्तीर्ण की थी। ठीक है दोस्तों, अभी जो हम लोग जिसे आईएएस का परीक्षा कहते हैं वही आईएएस का परीक्षा जो है पहले आईसीएस के नाम से जाना जाता था। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हैं वो द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा जो है उत्तीर्ण की थी। ठीक है, इनकी प्रथम नियुक्ति सिलहट बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। यहाँ पर मामूली भूल के वजह से 1874 में जो है इन्हें पद से हटाया गया था। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे।
राजनीतिक सुधारों को लेकर के, ठीक है, राजनीतिक सुधारों को लेकर जो है विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा राजाराम मोहन राय। यानी कि भारतीय, ठीक है, यानी कि राजनीतिक सुधार को लेकर के जो है विरोध करने वाले पहले भारतीय जो हैं वो राजाराम मोहन राय हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मदरसा महाजन सभा की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? मदरसा महाजन सभा की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? तो मदरसा महाजन सभा की स्थापना जो है 1884 ईस्वी में हुई थी। मदरसा महाजन सभा की स्थापना जो है 1874 ईस्वी में हुई थी। मदरसा महाजन सभा की स्थापना जो है दोस्तों 1874 ईस्वी में हुई थी। अब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में जो है कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 72 प्रतिनिधि जो है भाग लिए थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में जो है दोस्तों 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में जो है दोस्तों 72 प्रतिनिधि जो है भाग लिए थे। ठीक है, तो आइए इसका डिटेल जान लीजिए, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में हुई थी एओ ह्यूम के द्वारा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में हुई थी दोस्तों एओ ह्यूम के द्वारा। ठीक है, जो कि एक अवकाश प्राप्त अंग्रेजी अधिकारी थे। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है 28 दिसंबर 1885 में जो है बम्बई में हुआ था। बम्बई में कहाँ पे हुआ था? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुआ था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, और इसमें जो है कुल 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता जो है WC बनर्जी के द्वारा किया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन की अध्यक्षता जो है WC बनर्जी के द्वारा किया गया था, यानी कि उमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे उनका नाम एओ ह्यूम था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे उनका नाम जो है दोस्तों एओ ह्यूम था। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कितना चीज डिस्कशन हो गया। बस एक क्वेश्चन था, उससे बहुत सारा चीज़ निकला। पहला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है 72 मेंबर जो है इसमें शामिल थे। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक जो थे वो एओ ह्यूम थे, यानी एओ ह्यूम के द्वारा ही जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष जो हैं WC बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? तो 1875 में हुआ था, 1885 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। डेट क्या था? 28 दिसंबर 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो बम्बई में हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। बम्बई में हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुई थी। ठीक है, और डेट पूछे तो डेट हो जाएगा 28 दिसंबर 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। ठीक है, और इसका स्थापना जो है वो एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। अध्यक्ष WC बनर्जी थे। इतना कुछ दोस्तों डिस्कस हो गया। ठीक है, तो अब वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम थे। ठीक है, तो प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में 28 दिसंबर 1885 में। अब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ठीक है दोस्तों, पहला अधिवेशन की अध्यक्षता तो WC बनर्जी किए थे, हम लोग जान रहे हैं।
अब लेकिन पूछ रहा है कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता जो है दादा भाई नारोजी के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता जो है दोस्तों दादा भाई नारोजी के द्वारा किया गया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता जो है दादा भाई नारोजी के द्वारा किया गया था। अब है महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे वो पूछ रहा है। तो महात्मा गांधी जो हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 वाले अधिवेशन के अध्यक्षता किए थे। ठीक है, महात्मा गांधी जो हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 वाले अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। ठीक है, दिसंबर 1924 में बेलगांव में कांग्रेस के 39वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव द्वारा यह निश्चित किया गया कि गांधी जी के रचनात्मक कार्यों पर बल दिया जाए। इसी अधिवेशन में जो है गांधी दास समझौते को अनुमोदित दिया गया था। ठीक है, तो गांधी जी जो है कांग्रेस के 39वां अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। ये अधिवेशन जो है 1924 में हुआ था और बेलगांव में। ठीक है, बेलगांव नामक जगह पे जो है 1924 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 39वां अधिवेशन हुआ था। उसी की अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी किए थे। अब है इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रथम भारतीय अध्यक्ष पूछ रही है, तो हम लोग डिस्कस किए भी थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो है वो सरोजनी नायडू थी। ठीक है दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है वो सरोजनी नायडू थी। ठीक है दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है वो सरोजनी नायडू थी। अब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो है किस स्थान पर हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो है बांकीपुर में हुआ था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो है बांकीपुर में हुआ था। बांकीपुर पटना में है दोस्तों। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता जो है आर.एन. मधुलकर किए थे। ठीक है, और इसी अधिवेशन में जो है ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो है बांकीपुर पटना में हुआ था। ठीक है, और इसी 1912 ईस्वी में, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है आर.एन. मधुलकर किए थे। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है आर.एन. मधुलकर किए थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो कि बांकीपुर पटना में हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है आर.एन. मधुलकर किए थे। और इसी अधिवेशन में जो है ए.ओ. ह्यूम को जो है कांग्रेस का पिता कहा गया। और इसी अधिवेशन में जो है ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। ठीक है, अब है पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी। ठीक है, तो पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी, तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है दोस्तों ये दादा भाई नारोजी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक जो है दादा भाई नारोजी के द्वारा जो है दोस्तों लिखा गया था। आज के सेशन को जो है दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन जो है दोस्तों इसी तरह का होगा, उसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। आप लोग आराम से ईयरफोन लगा के सुन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।